हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेके आ गया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1986 ईस्वी को किया गया था। जनपद न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालयिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश होता है। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था बेटा? स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 ईस्वी में। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को वाटरलू नामक स्थान पर किस वर्ष परास्त किया था? 1815 में वो किया था। ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। प्रथम विश्व युद्ध उससे पहले लड़े गए युद्धों से किस प्रकार भिन्न था? तो प्रथम विश्व युद्ध में बेटा पहली बार मशीन गन, टैंक, शत्रु के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए भारी हवाई जहाज़ों का प्रयोग, ये सब किया गया था, जो कि पहले के युद्ध में नहीं होता था। त्रिगुट तथा त्रिदेशीय संधियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो बेटा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है। और फिर त्रिमेत्री में बेटा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये संबंधित है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके दो प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और इसका उद्देश्य था भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए सभी राष्ट्रों को निशस्त्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना, विश्व के सभी राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया? तो अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 को जापान के समृद्ध नगर हिरोशिमा पर किया। जर्मनी और इटली के तानाशाहों के नाम बताइए। तो जर्मनी का तानाशाह हिटलर और इटली का तानाशाह था बेटा मुसोलिनी। कर्नाटक का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1600 में हुई थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सरकार में जितने भी प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं वे संयुक्त रूप से मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, जिनका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: मंत्रिमंडल क्या अथवा कैबिनेट स्तर के मंत्री, और राज्य मंत्री, और फिर उपमंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के अधिकतम 15% हो सकती है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? भारत में जिस संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायी होते ही हैं, सामूहिक रूप से भी प्रशासनिक नीति और समस्त प्रशासनिक कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है, जिससे सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः कहा जाता है कि मंत्रिमंडल की सफलता या असफलता का भार एक मंत्री पर नहीं पड़ता, वरन सभी मंत्रियों पर पड़ता है। अर्थात वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। विधानसभा और विधान परिषद की निर्वाचन पद्धति पे क्या अंतर है? तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त रीति से होता है, और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, वरन समस्त सदस्यों के 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 भाग राज्य के स्नातकों द्वारा और 1/12 भाग राज्य के शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शेष 1/6 सदस्यों के राज्यपाल मनोनीत करता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे होता है। न्यायिक सक्रियता के क्या लाभ हैं? तो बेटा इससे न केवल व्यक्तियों के बल्कि संस्थाओं, समूहों को भी न्यायालय जाने का अवसर मिलता है। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका को जनता के लिए उत्तरदायी। ठीक है। न्यायिक सक्रियता ने शासन के अन्य अंगों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने को प्रेरित किया। न्यायिक सक्रियता ने भारतीय जनमानस का न्यायपालिका में अगाध विश्वास बढ़ाया। मानसूनी वर्षा की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मानसूनी वर्षा होती क्या है? मानसून भारतीय वर्षा का लगभग
75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात कुल वार्षिक वर्षा का 75% वर्षा वर्षा ऋतु में, 13% शीत ऋतु में और 10% वसंत ऋतु में और 2% ग्रीष्म ऋतु में होता है। वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है। पहला तो देखो बेटा, भारतीय मानसूनी वर्षा का प्रारंभ अनिश्चित है। मानसून कभी शीघ्र आते हैं तो कभी देर से। कभी कभी वर्षा ऋतु में सूखा पड़ जाता है तो कभी अत्यधिक से बाढ़ तक आ जाती है। किसी वर्ष वर्षा नियत समय से पूर्व ही आरंभ हो जाती है एवं निश्चित समय से पूर्व ही खत्म भी हो जाती है। वितरण की असमानताएं, भारतीय वर्षा का वितरण बड़ा ही असमान है। कुछ भागों में वर्षा 400 सेमी या उससे अधिक हो जाती है, जबकि कुछ भाग ऐसा वर्ष 12 सेमी से भी कम हो रहता है, ठीक है। फिर मूसलाधार वर्षा, भारत में वर्षा अनवरत गति से होती है वरन कुछ दिनों के अंतराल से होती है। कभी वर्षा मूसलाधार रूप से होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, और एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि मिट्टी का अपरदन करती है जिससे मिट्टी के उत्पादक तत्व बह जाते हैं, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है। कुछ भागों में असमान वर्षा, जैसे कुछ भागों में वर्षा बड़ी तीव्र गति से होती है और कुछ भागों में केवल बौछारों के रूप में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। वर्षा की अल्पावधि, भारत में वर्षा के दिन बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई में 50 दिन, मुंबई में 75 दिन और कोलकाता में 118 दिन और अजमेर में केवल 30 दिन होता है। वर्षा की निश्चित अवधि, कुल वर्षा लगभग 80% जून से सितंबर तक प्राप्त होती है। फलतः वर्षा का 2/3 भाग सूखा ही रह जाता है, जिससे फसलों को सिंचाई करनी पड़ती है। पर्वतीय वर्षा, भारत की लगभग 95% वर्षा पर्वतीय है, जबकि 5% वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। वर्षा की निरंतरता, भारत में प्रत्येक मास में किसी न किसी क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। शीतकालीन चक्रवातों द्वारा जनवरी एवं फरवरी महीने में उत्तरी भारत में वर्षा होती है। मार्च में चक्रवात असम एवं पश्चिम बंगाल में राज्यों में सक्रिय रहते हैं। इनसे तब तक वर्षा होती है जब तक दक्षिणी पश्चिम मानसून पुनः चलना न प्रारंभ कर दे। सूखा आपदा निवारण के प्रमुख उपाय लिखिए। तो बेटा उपाय क्या है? हरित पट्टियाँ, सड़क मार्गों के दोनों ओर 5 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टियों का विकास किया जाना चाहिए। हरित पट्टी कालांतर में वर्षा की मात्रा में वृद्धि तो करती ही है, साथ ही ये वर्षा के जल को रिसकर भूतल के नीचे जाने से में भी सहायक होती है। इसके परिणाम स्वरूप कुओं तालाबों में जल स्तर बढ़ जाता है और मानव उपयोग के लिए अधिक जल उपलब्ध हो जाता है। जल संचय, वर्षा कम होने की स्थिति में जब जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जल को संचय करके रखना एक दूरदर्शी युक्ति है। जल का संचय बांध बनाकर या तालाब बनाकर किया जा सकता है। प्राकृतिक तालाबों का संरक्षण भी एक उत्तम उपाय है। इनमें जल का संचय भू जल के स्तरों को भी बढ़ाता है। वर्षा जल का संचय, वर्षा जल का अधिकाधिक संचय किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक गृह स्वामी के द्वारा वर्षा जल का संचय अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। जल संचय पशुओं, मल निकास आदि से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। राजस्थान के एक गांव ने इसी पद्धति को अपनाकर अपने और अपने आसपास के गांवों की जल समस्या को दूर कर दिया है। नदियों को आपस में जोड़ने से, देश की विभिन्न सततवाहिनी नदियों को आपस में जोड़ने से उन क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध किया जा सकता है जहां वर्षा का अभाव रहा हो, ठीक है। भूमि का उपयोग, सूखा संभावित क्षेत्रों में भूमि का उपयोग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। विशेषकर हरित पट्टी बनाने के लिए कम से कम 35% भूमि को आरक्षित कर दिया जाना चाहिए। इस भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। हरित पट्टी बनाने के लिए वृक्षों एवं फसलों का चयन विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करना चाहिए। तो ये सब हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण भारत में क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण बताइए। तो देश के औद्योगिकरण के लिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकरण के प्रसार के कारण खनिज तथा ऊर्जा के संसाधनों को तेजी से दोहन किया जा रहा है। निस्संदेह खनिज हमारी राष्ट्रीय संपदा है। देश के आर्थिक विकास के लिए उनका दोहन आवश्यक है, किंतु ये सभी साधन क्षयशील होते हैं। यदि उनको दोहन और प्रयोग इसी प्रकार जारी रहा हो तो वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में खनिज संसाधनों के अंधाधुंध शोषण को रोकना चाहिए और इस प्रकार उनको प्रयोग करना चाहिए जिससे वे अधिकाधिक समय तक उपलब्ध होते रहें। इसी प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। देश में शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, संचित भंडार एवं भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका संरक्षण अति आवश्यक है। इन संरक्षण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। क्या कारण है? भारत में शक्ति संसाधनों के भंडार अत्यंत सीमित हैं।
अतः इनका प्रयोग आवश्यक कार्यों में ही किया जाना चाहिए। शक्ति संसाधनों, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की निरंतर खोज करते रहना चाहिए। शक्ति संसाधन अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इन्हें आग से बचाने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। संसद मंत्रिपरिषद पर कैसे नियंत्रण करती है, इसके द्वारा अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करना है। ठीक है, कैसे करती है? संसद सदस्य मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं नीतियों की आलोचना करते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किए गए वित्तीय विधेयकों पर सदस्य की पूर्ण नियंत्रण रहता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि संसद में अविश्वास पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों द्वारा संसद मंत्रिपरिषद पूर्णतः नियंत्रण कर रखती है। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणाम क्या हैं? तो कैथोलिक धर्म में सुधार, प्रोटेस्ट धर्म का उदय, इंग्लैंड का विकास, शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि, पोप की शक्ति का पतन, राज की संपत्ति में शक्ति में वृद्धि, गिरजाघरों में पर्याप्त बुराइयों को दूर करना, ये सब थे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलनों के कारणों का वर्णन कीजिए। चर्च के सिद्धांतों के विरुद्ध असंतोष। चर्च के जो पादरी होते थे और चर्च में जो लोग होते थे वो अपनी मनमानी चलाते थे। मध्यकाल के अंतिम चरण में रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर कुछ मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। कुछ लोग यह मानने लगे थे कि रोमन कैथोलिक चर्च ईसा के उपदेशों, भावनाओं एवं मान्यताओं से दूर हट चुका है, इसलिए चर्च को ईसाई धर्म के ईश्वर नियुक्त अभिभावक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सुधारकों ने कहा कि ईसाई सिद्धांतों का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत धर्म ग्रंथ है, न कि संगठित चर्च की निर्णय एवं परंपराएं। उन्होंने ईसाई धर्म में मनुष्य और ईश्वर के बीच में प्रत्यक्ष संबंधों पर जोर देना शुरू किया। फलतः पेशेवर पादरी और रोमन कैथोलिक चर्च के संस्कारों का महत्व घटने लगा। चर्च में व्याप्त बुराइयां। धर्म सुधारक आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां थी, जो 15वीं-16वीं सदी में पैदा हो गई थी। पादरियों की अज्ञानता और विलासिता, चर्च के पदों एवं सेवाओं की बिक्री, संबंधियों के बीच चर्च के लाभकारी पदों का बंटवारा, नेपोटिज्म जिसे बोलते हैं, तथा एक पादरी द्वारा से अधिक पद रखना, यह सभी असंतोष एवं शिकायत के कारण थे। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारणों ने निस्संदेह धर्म सुधार आंदोलन के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उस समय तक पश्चिमी यूरोप के देशों में राष्ट्रीय राज्य कायम हो चुके थे। राजाओं को सेना व प्रशासन का खर्च चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर रोम चला जाता था। इसके अतिरिक्त पादरी वर्ग धनी होते हुए भी करों से मुक्त था। राजा चाहते थे कि राज्य का शासन चलाने के लिए चर्च पर कर लगाया जाए। चर्च द्वारा किसानों का शोषण। चर्च शोषित किसानों का असंतोष भी धर्म सुधार आंदोलनों का कारण था। चर्च स्वतः ही एक बड़ा सामंत था। भू अनुदान के रूप में उसे पास बहुत अधिक भूमि का स्वामित्व था। किसान चर्च के कर से पिसते जा रहे थे, इसलिए भी आंदोलन का जन्म हुआ। धर्म के प्रति कट्टरवादी था। पुनर्जागरण के कारण चर्च और उसके प्रधान पोप के विरुद्ध विद्रोह की भावना और बलती उठी थी। चर्च संभवतः नवीन विचारधारा का सबसे जबरदस्त विरोधी था। वह नहीं चाहता था कि पुराने विश्वासों और रूढ़ियों को उखाड़कर नए सिद्धांतों की स्थापना हो। ये भी कारण थे। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? 16वीं शताब्दी के अंत तक चर्च के विरुद्ध धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक असंतोष चरम सीमा तक पहुंच चुका था। विद्रोह के लिए केवल एक सक्रिय नेता और विस्फोट के लिए एक घटना की आवश्यकता थी। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार 3 विशिष्ट परंतु संबंध आंदोलनों, लूथरवाद, काल्विनवाद और एलिंगटनवाद से मिलकर संगठित हुआ। मार्टिन लूथर का विद्रोह धर्म सुधार की शुरुआत थी। ठीक है, ये आपको लिखना है। फ्रांस की क्रांति का फ्रांस तथा विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 ईस्वी में विश्व इतिहास की युगांतरी क्रांति, एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति के फ्रांस तथा विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में निरंकुश शासन का लगभग अंत हो गया था। फ्रांस की क्रांति के देखा देखी यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियां होने लगी। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अन्य राज्यों के शासकों ने शासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए, जन कल्याण के कार्य प्रारंभ किए। यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रसार हुआ। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांतों ने विश्व की राजनीति में हलचल मचा दी। इंग्लैंड में लोकतंत्रीय आंदोलन को बल मिला, जिससे वहाँ संसदीय सुधारों का ताना
तांता लग गया। अमेरिका महाद्वीप के अनेक देशों ने पुर्तगाल तथा स्पेन के उपनिवेशों को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित कर लिया। संसार के अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्यों की अवधारणा को जन्म दिया और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। तो ये सारे कारण आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो यूरोप के निवासियों ने मध्यकाल के निर्जीव और मृतप्राय रोमन एवं यूनानी सभ्यता को पुनर्जीवित करने के जो प्रयास किए उन्हें पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में हुए। इससे अज्ञानता अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए मनुष्य को छुटकारा मिला और उसके जीवन में नए ज्ञान नई चेतना का उदय हुआ। इसीलिए पुनर्जागरण को मध्यकालीन पुराने विचारों के विरुद्ध एक सांस्कृतिक एवं अहिंसक क्रांति की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में राज्य, राजनीति, धर्म, न्याय, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन तथा सुधार हुए। पुनर्जागरण के क्या कारण थे? धर्म युद्ध। नवीन ज्ञान का मार्ग दिखाने में मध्यकाल में लड़े गए धर्म युद्धों ने विशेष भूमिका निभाई। ये धर्म युद्ध तुर्कों से यरूशलेम को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों ने लड़े। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोपवासी अन्य देशों की सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आए और उनमें नवीन विचारों का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का प्रचार। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के लोग मध्य पूर्व की इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए। इससे यूरोप वासियों को अपने राजनीतिक एवं धार्मिक ढांचे की कमियों की जानकारी हुई। उन्होंने अपने जर्जर धार्मिक, राजनीति तथा सामाजिक जीवन में समयानुकूल परिवर्तन करने आवश्यक समझे तथा अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों को पुनः स्थापित करने के लिए नए सिरे से प्रारंभ करना शुरू कर दिया। फिर कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार। सन 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप में पुनर्जागरण को बल मिला। तुर्कों के अत्याचार से डरकर बहुत सारे यूनानी ईसाइयों ने यूरोप के भिन्न भिन्न भागों में शरण ली। इन लोगों ने यूरोप में जगह जगह यूनानी सभ्यता का प्रचार किया, जिसका लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव ने यूरोप में जागृति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ठीक है, ये सभी कारण थे। छापे खाने का आविष्कार, आविष्कारों का प्रभाव, ठीक है, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नए नगरों की स्थापना, कलाओं का प्रभाव, ये सारे कारण थे इन चीज़ के। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने साल पूछा गया है और कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसद के कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा का गठन, उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो बेटा, केंद्रीय सरकार के 3 अंग होते हैं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान में केंद्रीय व्यवस्था को संसद कहा गया है। संसद के 3 घटक होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा का गठन किस तरीके से होता है? देखो, मूल संविधान में संशोधनों के उपरांत वर्तमान में यह निश्चित कर दिया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें राज्यों के 530 सदस्य, संघ राज्य के 20 सदस्य और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से न किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 543 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो भारत की जनता द्वारा वयस्क मतदान से गुप्त मतदान द्वारा चुना गया है, और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित है। निर्वाचित होने के पश्चात सदस्यों को राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होती है? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो चुकी हो, वह लोकसभा के किसी चुनाव क्षेत्र में मतदाता हो और अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो। पागल, दिवालिया, विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले लाभकारी, सरकारी पद के स्वामी या विधि द्वारा आयोग्य व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। इनकी कार्यकाल क्या होती है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में इसका समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा की 6 महीने बाद बैठक अवश्य होनी चाहिए। लोकसभा के वर्ष में सामान्यतः 3 अधिवेशन होते हैं। पदाधिकारी लोकसभा के सदस्य अपने से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अध्यक्ष सदन की बैठक में अध्यक्षता उसकी कार्यवाही का संचालन करता है। अधिवेशनों में अनुशासन बनाए रखना, मत गिनना, आवश्यक पड़ने पर निर्णायक मत भी देना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन्हीं कार्यों को उपाध्यक्ष करता है। सभा की बैठकों के सफल संचालन हेतु लोकसभा अध्यक्ष तथा सदस्य विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। इन समस्त कार्यों का विवरण निम्नलिखित के अंतर्गत दिया जाता है। कानून निर्माण संबंधी कार्य होते हैं, शासन संबंधी अधिकार होते हैं, ठीक है, वित्तीय अधिकार होता है, संविधान में संशोधन का अधिकार होता है, निर्वाचन संबंधी अधिकार, महाभियोग लगाने का अधिकार। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद ज़रूर आई होगी। ऐसा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।